हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, जिसके अंदर 4 इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी यानी कि लघु कथाएं हैं। जिसमें पहली लघु कथा का नाम है शेर, दूसरी का नाम है पहचान, तीसरी है चार हाथ और सबसे लास्ट की है साझा। यह सभी लघु कथाएं अपना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहली लघु कथा है शेर। लेखक शहर के आदमियों से डरकर जंगल में चला गया था। उसने पहले ही दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक शेर को देखा। पहली नजर में वो गौतम बुद्ध का प्रतिरूप नजर आया, क्योंकि लेखक बरगद के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को देखने का आदी हो चुका था। शेर का मुंह खुला हुआ था, वो डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। लेखक ने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर शेर के मुंह में समाते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को कटकता चला जा रहा था। यह दृश्य देखकर लेखक बेहोश होते होते बचा। अगले दिन उसने एक गधे को शेर की मुंह की तरफ जाते देखा। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि वह हरी घास का मैदान है, मुझे वहाँ खाने को हरी हरी घास खूब मिलेगी। लेखक ने उसे चताया कि वह शेर का मुंह है। गधा बोला कि वह शेर का मुंह जरूर है, पर वह है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वो शेर के मुंह में चला गया। लोमड़ी भी शेर के मुंह में इसलिए चली गई क्योंकि उसने बताया था कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार दिलाने का दफ्तर है। उल्लू ने तो शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग बताया। उसे शेर के मुंह में जाना ही निवारण का एकमात्र रास्ता नजर आया। अगले दिन कुत्तों का जुलूस भी शेर की तरफ बढ़कर उसके मुंह में चला गया। कुछ दिनों बाद लेखक ने सुना कि शेर अहिंसा का बहुत बड़ा समर्थक है। अब वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। लेखक ने शेर की सच्चाई जानी। उसे बताया कि शेर के पेट में वास्तविक रोजगार दफ्तर है, जबकि बाहर का रोजगार दफ्तर मिथ्या है। लेखक ने जब शेर के मुंह में जाने से इनकार किया, तब शेर गौतम बुद्ध वाली मुद्रा त्याग कर दहाड़ा और लेखक पर झपट पड़ा। दोस्तों, यह लघु कथा में यह बताती है कि सत्ता यानी कि शेर तब तक चुप था जब तक उसकी आज्ञा का पालन किया जा रहा था। जैसे ही कोई व्यवस्था पर उंगली उठाता है, तब यह सत्ता आक्रामक रूप धारण कर लेती है और उसे कुचलने का हर संभव प्रयास करती है। इसके बाद अगली लघु कथा है पहचान। एक राजा हुक्म देता है कि सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें ताकि उन्हें शांति मिल सके। लोगों ने राजा की आज्ञा का पालन किया क्योंकि यही उनका धर्म है। जनता आंख बंद किए ही अपने सारे काम करती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि काम पहले के मुकाबले में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर राजा का हुक्म हुआ कि लोग अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले ताकि कुछ सुन ना सके। राजा के अनुसार सुनना जिंदा रहने के लिए कतई जरूरी नहीं है। लोगों ने इस आज्ञा का भी पालन किया। उत्पादन और भी बढ़ गया। फिर राजा का हुक्म हुआ कि लोग अपने अपने होठ सिलवा ले। तर्क यह था कि बोलना उत्पादन में बाधा होता है। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर अपने होठ सिलवा लिए, पर अब वे खा भी नहीं सकते थे, लेकिन खाना भी काम करने के लिए जरूरी नहीं माना गया। उन्हें कई तरह की चीजें काटने को और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसे ही करते रहे। शासन दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा। एक दिन खेतारी, रामू और थिदू आम जनता के प्रतीक ने सोचा कि आँख खोलकर देखा जाए, क्योंकि अब तो देश स्वर्ग बन गया होगा। जब तीनों ने आँख खोली तो उनको सबको अपने सामने केवल राजा ही दिखाई दिया। वे एक दूसरे को देख ना सके। दोस्तों, यह लघु कथा हमें यह बताती है कि राजा को गूंगी, बहरी और अंधी प्रजा पसंद आती है। वह हर संभव प्रयास करता है कि प्रजा की पहचान खो जाए और वह केवल राजा की ओर ही देखती रहे। वह जनता को एकजुट होने से रोकने को ही अपनी सफलता मानता है। अगली लघु कथा है चार हाथ। एक मील मालिक के दिमाग में बड़े ही विचित्र ख्याल आया करते थे। वह सोचता था कि सारा संसार मिल बन जाए और वह अन्य चीजों की तरह आदमी भी बनाने लगे। वह सोचता कि यदि मजदूर के 2 के स्थान पर 4 हाथ हो तो काम बहुत तेजी से होगा और उसका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। उसने यह काम वैज्ञानिकों से कराने की बात सोची, अतः बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा। कई साल के प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों ने इसे असंभव बताया। मील मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। वह स्वयं इस काम को पूरा करने में जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और उन्हें अपने मजदूरों से फिर काम करवाना चाहा, पर यह हो ना सका। फिर उसने मजदूरों को लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उसका काम उससे ना हो सका। फिर उसने लोहे का हाथ फिट करवाए, पर मजदूर मर गए।
आखिर में उसे एक बात समझ आई। उसने मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी और उसी पैसे से दुगने मजदूर रख लिए। दोस्तों, ये लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था के मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति तरह तरह के उपाय करके श्रमिकों को पंगु बनाते हैं तथा मनचाहे ढंग से उसका शोषण करते हैं। मजदूर विरोध की स्थिति में नहीं होते हैं। अब हमारी लास्ट लघु कथा बची है जिसका नाम है साजा। एक किसान खेती की बारीकियों से परिचित था पर डरा हुआ था और वह अकेले खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। पहले वह शेर, चीता और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब हाथी उसे अपने साथ साझे की खेती की जिद कर रहा था। हाथी उसे साझे की खेती के लाभ समझाता है कि इससे छोटे मोटे जानवर खेती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और किसान आखिरी में तैयार हो जाता है। उसने हाथी के साथ मिलकर खेत में गन्ना बोया। हाथी ने गन्ने की खेती में अपने साझे का पूरे जंगल में प्रचार कर दिया। किसान फसल की सेवा करता रहा। जब गन्ना तैयार हो गया तो वो हाथी को खेत में बुला लाया। वह चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। इस पर हाथी बिगड़ गया। वह बोला, अपने और पराये की बात मत करो, हमने दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों इसके स्वामी हैं। आओ हम मिलकर गन्ने खाए। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। जब आदमी गन्ने के साथ साथ हाथी की तरफ खींचने लगा तब उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी बोला, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह उनके साझा की खेती बढ़ गई। दोस्तों, यह लघु कथा हमें यह बताती है कि किस तरह गांव का प्रमुख वर्ग किसानों की फसलों को साझा का झांसा देकर हड़प कर जाता है।